प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन। उसमें हम लोग अब आगे पढ़ेंगे किस तरह से दिन में और रात में रंध्र जो खुलते हैं उनकी क्रिया होती है। तो दिन में रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं। दिन में द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल का निर्माण होता है तो मेलिक अम्ल का वियोजन होता है। संयोजन का मतलब एक होता है संयोजन, दूसरा होता है वियोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब खुलना। जैसे वियोजन होता है तो मेलेट प्लस H हाइड्रोजन, दोनों मेलेट अम्ल और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, जिससे क्या होता है सहायक कोशिकाओं से K+ आयनों का सक्रिय संवहन के द्वारा रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश। जैसे रक्षक कोशिकाओं में K+ आयन रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और हाइड्रोजन प्लस आयनों का, और जैसे K+ अंदर घुसेंगे तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएंगे और पोटेशियम मेलेट बनाएंगे। फिर उसके बाद में द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में वृद्धि होगी। जैसे पोटेशियम मेलेट बनेगा तो द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में वृद्धि होगी। अतः परासरण द्वारा द्वार कोशिकाओं का स्फीत होना, और जैसे वो द्वार कोशिकाएं स्फीत होगी, स्फीत का मतलब होता है फूलना, तो रंध्र खुल जाएंगे। इस तरह से ये क्रिया दिन में होती हैं। अब रात्रि में कैसे होती है। रात्रि में देखिए, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण के बंद हो जाने पर उपरेंद्रीय गुहा में CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे CO2 की उपस्थिति में एब्सिसिक अम्ल हार्मोन होते हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे, और जैसे वो सक्रिय होंगे तो द्वार कोशिकाओं से K+ का बहिर्गमन होता है। दिन के अंदर तो K+ का अंतर्गमन होता है, बाकी रात के अंदर K+ का बहिर्गमन होता है। और द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में कमी, जैसे परासरण सांद्रता में कमी आएगी तो बहिःपरासरण होगा। बहि का मतलब बाह्य परासरण। और फिर द्वार कोशिकाओं का सलत हो जाना, सलत का मतलब सिकुड़ना, मुरझाना, सिकुड़ना, और रंध्रों का बंद होना। और जैसे सिकुड़ेगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे। हम किसी चीज़ को निचोड़ देते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, और उसके अंदर पानी होता है तो वो फूल जाती है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों को कितने शीर्षकों में बांटा गया है। समझाइए। इसको हम पॉइंट में नहीं पढ़ के क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, तो उसका उत्तर है 2 शीर्षकों में बांटा गया है। 2 कौन कौन से। बाह्य कारक, आंतरिक कारक। अब बाह्य कारक में एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा। बाह्य कारक में भी कौन कौन से हैं। पहला है प्रकाश। प्रकाश किस तरह से प्रभावित करता है। प्रकाश की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में रंध्रों के खुलने व अप्रत्यक्ष रूप से तापक्रम में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाती हैं। प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश की जैसे तापक्रम में वृद्धि होगी तो आपको पता है पादप के अंदर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। फिर दूसरा आता है वायु। तेज प्रवाह से नम वायु हटती है तथा शुष्क वायु उसके संपर्क में आती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। नम वायु होती है वायुमंडल के अंदर, और वायु अगर तेज बहेगी तो नम वायु की जगह धीरे धीरे शुष्क वायु आ जाएगी, शुष्क सूखी वायु, और इस वजह से वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया हो जाएगी वो तेज हो जाएगी। तो इस तरह से वायु कार्य के अंदर वायु भी उसको प्रभावित करता है। आगे तीसरा है मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। प्राप्य जल की कमी होने के कारण मृदा में वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। जैसे जैसे हवा चलेगी, प्राप्य उपजाऊ मिट्टी के अंदर जो ऊपरी स्तर पर जो नमी है वो धीरे धीरे क्या होगी, जल की सूखने लग जाएगी, और सूखेगी तो क्या हो जाएगी, मृदा में वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी। चौथा है तापमान, टेम्परेचर। तापमान बढ़ने से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है व वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। आपको पता है कि वायुमंडल के अंदर जैसे जैसे भी वर्तमान तापमान बढ़ रहा है, और जिस तरह से तापमान बढ़ेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता
में कम हो जाएगी और आर्द्रता अगर कम हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाएगी। तो ये तो हुए बाह्य कारक। अब आप देखते हैं आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के अंदर सबसे पहले देखिए पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना किस प्रकार से प्रभावित करती है? शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधों की पत्तियों की बाह्य त्वचा मोम अथवा रोमों से ढकी होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। अगर वो मोम या रोमों से ढकी होगी, ज़्यादा ढकी होगी, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। लेकिन नोट के अंदर कभी कभी क्या होता है, देखिए कैसे प्रभावित करेंगे, रंध्रों की संख्या भी प्रभावित करती है वाष्पोत्सर्जन को। अगर रंध्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो वह वाष्पोत्सर्जन के आंतरिक कारक को प्रभावित करेगी। और दूसरा है मूल परो अनुपात। मूल परो अनुपात में वृद्धि से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर में भी वृद्धि होती है। मूल परो में मान लीजिए एक ही मूल है और एक ही मूल की जो अगर उनका शीर्ष मूल परो है, उनकी जगह बहुत ज़्यादा अगर मूल हो जाए, बहुत ज़्यादा उनकी वृद्धि होती है, या वो एक ही तरह से उनकी अलग अलग शाखाएं हो जाती है, तो इस तरह से उनका भाग भी ज़्यादा हो जाएगा। भाग ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज़्यादा हो जाएगी। अगला है पत्ती का दिक् विन्यास। पत्तियों का दिक् विन्यास समकोण पर तो हो तो सूर्य की किरण का अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि जैसे वो समकोण पर होगी 90 डिग्री के हो तो सूर्य का प्रकाश एकदम उसके ऊपर सीधा पड़ेगा। परंतु यदि पत्तियों का दिक् विन्यास आपतित विकिरण के समांतर हो तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। जैसे आपतित प्रकाश की जो किरण आ रही है उनके बिल्कुल समांतर पत्तियां हो तो उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। दूसरा है, अब आगे है नया हेडिंग है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। तो क्या है, यह पादपों के अंदर एक नेसेसरी इवेल्स आवश्यक प्रक्रिया है, जिससे हानि के साथ कुछ लाभ भी होता है। वाष्पोत्सर्जन होना प्रक्रिया पूरी तरह से हानि नहीं है, इसके हानि के साथ इसमें लाभ भी है। तो कौन कौन से लाभ है इसके बारे में जानते हैं। पहला, रसारोहण वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण। अपकर्षण का मतलब होता है स या गिरावट पर निर्भर करता है कि वाष्पोत्सर्जन की गिरावट या स या उनका जो नुकसान है वो कितना है, उस पर निर्भर करता है। दूसरा, खनिज लवणों व जल का अवशोषण व स्थानांतरण करता है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो रसारोहण की क्रिया नहीं होगी। रसारोहण की क्रिया नहीं होगी तो जल इधर उधर नहीं जाएगा, और उसी जल के साथ अगर खनिज लवण भी नहीं जाएगा तो पादप की वृद्धि किस तरह से होगी। तीसरा है, वाष्पोत्सर्जन पत्ती के तापमान को भी कम रखता है। वाष्पोत्सर्जन होगा तो पादप के पत्तियों के अंदर नमी होगी तो उसका तापमान भी कम होगा। आपको पता ही है कि पादप हमें छांव देते हैं और पादप के नीचे हमें ठंडी छाएं मिलती है। इसके अतिरिक्त जल का निकास करना। अगर पादप के अंदर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी आ गया है तो उस जल का निकास भी वाष्पोत्सर्जन करता है। नया हेडिंग है बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव क्या होता है, देखिए पत्तियों के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव बिंदु स्त्राव कहलाता है। बिंदु स्त्राव की घटना किसमें होगी, आलू, ब्रायोफिलम की कुछ घास, ब्रायोफिलम तथा कुछ घासों की पत्तियों के सुबह के समय बिंदु स्त्राव होता है। कुछ पत्तियों पर सुबह के समय जब आप उड़ते हैं और आप देखते हैं तो उसके ऊपर ओस टाइप छोटी छोटी बूंदें होती है, और इस तरह से जो पत्तियों के ऊपर वो बूंदें होती है उस बूंदों को बिंदु स्त्रावित बूंदें कहते हैं। आगे है स्टार है, जल की यह हानि शिराओं के अंत पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों से होती है, जिन्हें जल रंध्र कहते हैं। जल रंध्र का आप चित्र देख सकते हो, छोटे छोटे छिद्रों से होती है। छिद्र होते हैं उनके अंदर, उन छिद्रों की वजह से जल रंध्र होता है, उसको जल रंध्र कहते हैं। नोट, प्रत्येक जल रंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसे जल छिद्र कहते हैं। प्रत्येक जल रंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसे जल छिद्र कहते हैं। और निष्क्रिय द्वार कोशिका के अंदर आप देख सकते हो, निष्क्रिय द्वार कोशिका चित्र के अंदर रंध्र गुहा, एपिथेम, अंतर कोशिकीय अवकाश, वाहिनिकाएं और स्तंभ ऊतक। आगे देखिए, जल रंध्र से अंदर की ओर मर्दूतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसे एपिथेम ऊतक कहते हैं। मर्दूतक एपिथेम आप देख सकते हो, ये
इस तरह से ये यहाँ मर्दूतक कोशिकाओं की ये जो एक समूह होता है इसको हम लोग एपिथेम कहते हैं। नोट में देखिए, बिंदु स्त्राव मूल दाब के कारण होता है। बिंदु स्त्राव की वजह क्या होती है? जिस तरह से मूल दाब लगता है, जैसे भी कोई मान लीजिए कोई बर्तन है, अगर वो बर्तन है कि उसके ऊपर दाब लगेगा तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से पत्तियों के अंदर भी मूल दाब लगता है और दाब की वजह से जो पानी होता है वो बाहर आने की कोशिश करता है। एक्स्ट्रा में देखिए, बिंदु स्त्राव से निकलने वाला जल शुद्ध नहीं होता है, वरना इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ होता है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो पसीना होता है वो पसीना अपशिष्ट होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, तो पत्तियों के अंदर भी निकलने वाला जल शुद्ध नहीं होता है, वो अशुद्ध होता है। अगला है पॉइंट है रस स्त्राव ब्लैडिंग। ये क्या होता है? पौधे के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर आना रस स्त्राव कहलाता है। जैसे कहीं पर पौधे के कहीं पर कट लगा दिया, तो कट लगाने के बाद में आपने नीलगिरी को देखा होगा और आपने जब कभी गोंद खाया होगा तो गोंद जैसे पादप के अंदर कट लगाते हैं तो उस जगह से वहाँ गोंद बनता है, तो वो रस स्त्राव होता है। नोट, रबड़ के वृक्ष से रस इस प्रकार के रिसाव को लेटेक्स भी कहते हैं, जिससे रबर बनता है। रबड़ के पादप से इस तरह से जो रिसाव होता है उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं, जिससे रबर भी बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैप्टर नंबर 7 आप पूरा हुआ। आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। नमस्कार।